ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। चैप्टर नंबर 1 था वैद्युत आवेश, ये सेकंड चैप्टर है। एक और चैप्टर जिसे बोलेंगे वैद्युत धारिता। ये तीनों के तीनों चैप्टर हमारे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें एक ही चैप्टर में इंक्लूड है, डिफरेंट टॉपिक्स के रूप में। हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़े या साइड बुक्स को पढ़े, हमें हर एक टॉपिक मिलेगा। तो आज फोकस करते हैं गॉस प्रमेय पर। इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको पहले हमें जानने की आवश्यकता है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा पहला टॉपिक है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बेस क्षेत्रफल सदिश। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। और जो तीसरा टॉपिक है वो है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में हमें क्या करना है, हमारे जो विभिन्न प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे बिंदु आवेश है, रेखीय आवेश है, किसी सरफेस का जो आवेश है, ये जब अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, अपने अपने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की पावर, किसी पॉइंट ऑफ फील्ड की पावर कितनी होगी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे विद हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। तो चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे। हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द एरिया वेक्टर। तो हियर इज द एरिया वेक्टर, पहला हेडिंग। आप कॉपी लेके बैठा करो और जो इंपॉर्टेंट बात है जो नोट किया करो। एरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज द एरिया, कोई आपसे पूछे तो दिमाग में कौन सी बात जाती है। एरिया का मतलब हो गया क्षेत्रफल। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा का वर्ग, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। ऐसी बहुत सारी फिगर्स होती है जिनके एरियाज के फॉर्मूले आपको पता होते हैं। इस सब को हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है और आपको ये भी पता होगा फिजिक्स के हिसाब से ये सब स्केलर क्वांटिटी है, सब के सब अदिश राशियां हैं। हर एक एरिया जो होता है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल जो क्वांटिटी होती है दो तरह की होती है, स्केलर्स एंड द वेक्टर्स। तो ये अदिश राशियां है। क्षेत्रफल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मेजरमेंट तो होता है, माप तो होती है, लेकिन एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे आपसे बोर्ड का क्षेत्रफल बताइए, इस बोर्ड का क्षेत्रफल बताइए, तो आंसर आता है लंबाई गुणा चौड़ाई। किस दिशा में होगा, तो क्षेत्रफल की कोई डायरेक्शन तो नहीं होगी, लेकिन ये पता है किस तल का क्षेत्रफल है, इस बोर्ड का एरिया है लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन यहां पर इस टॉपिक में हम एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर में दो चीजें आती हैं। क्या क्या दो चीजें, एक तो मैग्नीट्यूड, मान। मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू, इस वैल्यू कितनी है। दूसरा डायरेक्शन, दो चीजें, मान और दिशा। डायरेक्शन इज दिशा। दिस जब किसी पृष्ठ के एरिया को, किसी सरफेस के एरिया को बार के साथ साथ उसे डायरेक्शन में भी लिखा जाएगा, तो उसे नापने को एरिया वेक्टर। अब डायरेक्शन को हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, क्या हमारा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन का, क्या मानेगी डायरेक्शन किसी सरफेस की, तो दैट इज द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। जो भी हम पृष्ठ लेके चलते हैं, जो भी हमारी सतह है, उस सतह के अभिलंबवत जो लाइन होती है, जो उसके मिड पॉइंट से पास होती है, वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। उस सरफेस के एरिया की दिशा को बताएगी। द नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस। जैसे हमारा ये बोर्ड है,
ऐसे बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो हमारा जो सरफेस हो गया वो तो बोर्ड हो गया, इसका एरिया हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका एरिया वेक्टर आपको क्या बताया, ये बताया जो ये सरफेस है, इस सरफेस का मध्य बिंदु लेके चलो, ये मिड पॉइंट लेके चले, तो मिड पॉइंट के नॉर्मल अभी लगभग जो लाइन होती है, एक एरो जो होता है हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। तो इट इज द एरिया वेक्टर इज दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर होगा। अगर हम ये बुक लेके चले, इस बुक को हम यूज पे पैरेलल करते हैं, समांतर करते हैं, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसका एरिया तो हो जाएगा इस किताब की लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो एरिया हो गया। इसके मध्य बिंदु से जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो नॉर्मल लाइन होगी, वो इसका एरिया वेक्टर होगा। तो इसका एरिया वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। फर्क इतना है कि इसका एक जो एरिया वेक्टर होगा वो छोटी लंबाई का होगा, इसका वेक्टर की लेंथ हम कम लेके चलेंगे, इसके वेक्टर की जो लेंथ होगी वो ज्यादा कंसीडर करके चलेंगे। एरिया जितना अधिक बात का होता है, हमारा वेक्टर उतनी ही अधिक लंबाई का खींचा जाता है। अगर हम किसी प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठ, जैसे हमने एक प्लेन सरफेस लिया, इट इज ए प्लेन सरफेस, एक आयताकार सरफेस ले लिया, ऑप्शन इसके एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, इसके क्षेत्रफल सदिश को आप प्रदर्शित करो। तो इसके मिड पॉइंट से अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें, दिस वन इट इज द एरिया वेक्टर। ये जो एरो होगा इस सतह के नॉर्मल होगा, यहां से एंगल 90 डिग्री बनाएगा, तो दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस। वैसे आप ये जो पूरा सरफेस है, सरफेस पे आप यहाँ पे भी नॉर्मल खींच सकते हो, आप यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये सभी के सभी वेक्टर एरिया वेक्टर नहीं होंगे। पैरेलल तो है तो उसी डायरेक्शन में नॉर्मल है, बट नॉट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक रेगुलर फिगर है। इर्रेगुलर फिगर वो होती है जिसके बहुत सारे एरिया वेक्टर होते हैं, हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे भी गोला लेके चले, स्फीयर, दिस इज स्फीयर, ये हमने गोला बना दिया, एक बॉल ले ली, इसकी जो सरफेस है राउंड है। अब आपसे इस वाले पॉइंट पे एरिया वेक्टर बताइए, तो इसका इस पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर ले, अगर इस स्पर्शरेखा खींच ले, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले, तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर इधर होगा। इस वाले पॉइंट में जो एरिया वेक्टर होगा इसके नॉर्मल होगा, इस पॉइंट की नॉर्मल, इस पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस की नॉर्मल होगा। मतलब सरफेस पर हम कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे तो उसकी जो नॉर्मल होगा वो एरिया वेक्टर होगा। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस दिशा में है, यहाँ एरिया वेक्टर इस दिशा में है, तो इसके जो एरिया वेक्टर है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि हमारी जो सरफेस है इर्रेगुलर है। इसे बोलते हैं इर्रेगुलर सरफेस, इसे बोलते हैं रेगुलर सरफेस। तो इसमें किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें एक ही पॉइंट पे एरिया वेक्टर को ड्रॉ कर पाएंगे। अब आपसे एक, ये तो हमारा हो गया एरिया वेक्टर, एक होता है एलिमेंट्री एरिया वेक्टर। एलिमेंट्री का मतलब हो गया अभी हम क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सरफेस, ये हमने लिया एक स्फीयर, इसका अगर हम एक छोटा सा पार्ट लेके चले, छोटा सा भाग लेके चले, इस तरह का भाग लेके चले, तो इस पॉइंट पर इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसे कहेंगे डीए वेक्टर। डीए वेक्टर का मतलब होगा जो भी हमने सरफेस लिया, जो भी पृष्ठ लिया है, उसका छोटा सा भाग लेके चले, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री पोर्शन। एलिमेंट्री पोर्शन, तो उस एलिमेंट्री पोर्शन का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं डीए वेक्टर, जिसे हम नाम देते हैं क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव सदिश। और इसी पॉइंट पे जो हमारा कंप्लीट एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा, एरिया वेक्टर डी वेक्टर। दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा, इस पॉइंट पर डीए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, बस जो डीए वेक्टर स्मॉलर लेंथ का है और जो एरिया वेक्टर वो ग्रेटर लेंथ का है, लार्जर लेंथ का है। आपस में क्या रिलेशन होगा दोनों में, आपस में रिलेशन होगा
इनकी जो वैल्यूज होगी एरिया वेक्टर ए का जो मॉडुलस होगा इसका जो मान होगा जिसे सिंपली हम ए कह सकते हैं, इट विल बी सरफेस इंटीग्रल, ये इसको हम पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल का मतलब होगा हमारी जो कंप्लीट सरफेस है ये पूरी सरफेस लेके चलेंगे, ये सरफेस हमारी क्लोज्ड है तो लूप के फॉर्म में ले लिया, इसे पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए वेक्टर का मॉडुलस। बेशक जो एलिमेंट्री पोर्शन लेके चलते हैं अभी हम लेके चलते हैं, उस एलिमेंट्री पोर्शन का हमारा जो एरिया वेक्टर का जो मॉडुलस है उसका सरफेस इंटीग्रल करते हैं, तो दैट विल इक्वल टू ए। बेस सिंपल तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डीए, और किसके इक्वल होगा, इट विल इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जहां पे रिक्वायरमेंट होगी, वैसे ज्यादातर आप जब वर्ड सॉल्व करेंगे तो उसमें जब रिक्वायरमेंट होगी आप एक गोला लेके चलेंगे, उसका जब भी हम एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया को रिप्रेजेंट करके एरिया की वैल्यू लिखेंगे, देन वी हैव टू राइट ए इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए एंड इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ इस तरह से वो लिखना होगा। तो दिस वाज अबाउट द एरिया वेक्टर। एरिया का जो यूनिट होता है दैट इज द मीटर स्क्वायर। तो थैंक्स अ लॉट for the short result area vector.